नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। 20 बरस का उत्तराखंड, उपलब्धियां, त्रासदियां और संभावनाओं के 5वें भाग में आज मैं आपको 1966 से 1979 तक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की गति, उसकी दिशा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी देने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम, विशेषकर हमारी नई पीढ़ी, इस बात को जान सके कि इस आंदोलन, इस राज्य को पाने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसमें कितनों का संघर्ष, कितनों का बलिदान था, जिसकी परिणति वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य से हुई। लेकिन पहले राज्य आंदोलन की बात करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। 20 बरस के उत्तराखंड की जब यात्रा पर डिस्कशन करते हैं तो चारों तरफ बदहाली नज़र आती है, पॉजिटिव कहने को बहुत कुछ कम मिलता है। पिछले दिनों उत्तराखंड फाइटर्स के पेज पर मुझे कई संदेश मिले, जिनमें से ज़्यादातर गाँवों में पानी ना आने की समस्या को लेकर, गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की समस्या को लेकर थे। एक पॉजिटिव समाचार भी था। पॉजिटिव समाचार चंदन सिंह नयाल जी ने भेजा है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के उकलखंडा ब्लॉक के नाई गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई घर से बाहर नैनीताल में रहकर ही पूरी हुई। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगा। हमारे गांव के आसपास थोड़ा सा जंगल है, पर्यावरण के लिए पौधे लगाना मैंने पढ़ाई के समय से ही शुरू किया। गांव के आसपास मौजूद चीड़ के जंगलों में अक्सर आग लगती थी, इससे पर्यावरण के साथ साथ गाँव वालों का भी नुकसान होता था। इस बीच मेरी माँ का निधन हो गया। अपने दुख को कम करने के लिए मैंने गांव के आसपास चौड़ी पट्टी वाले पेड़ लगाने शुरू किए, जिनमें बांज और बुरांश के पौधे शामिल थे। मैंने नौकरी छोड़ दी और खेती के साथ साथ यह काम जारी रखा। चूँकि मेरा कोई संगठन नहीं था, इसलिए वन विभाग वाले मुझे पौधे नहीं देते थे। चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे जिससे कि मैं पौधे खरीद सकूं, इसलिए मैंने अपने घर में खुद ही एक नर्सरी बनाई और फलदार और जंगली पौधे तैयार किए ताकि उन्हें रोप सकूं। मैंने अब तक तकरीबन 40,000 पौधे बंजर ज़मीनों और जंगलों में रोपे हैं। वे आगे लिखते हैं कि मेरा मजाक बनता था कि माँ की मौत के बाद जब मैं गांव में रहने लगा तो जल संरक्षण और पौधारोपण को मैंने अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया। शुरुआत में जब मैं पौधे रोपता तो कई लोग इसे पागलपन वाली हरकत कहते। उनके मुताबिक जंगल में पौधे रोपने का कोई फ़ायदा नहीं। अब वही लोग और वन विभाग मेरी नर्सरी को पौधे दे रहा है। नयाल साहब कहते हैं कि युवाओं के सहयोग से मैंने जंगलों में भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण के लिए 100 से अधिक चाल, खाल और खनकी नालियां बनाई हैं। उन चाल खाल में जल मौजूद है। कभी मेरा मजाक बनाने वाले लोग अब मेरा साथ दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए मेरे जुनून को मुझे संतोष देते हैं। वे कहते हैं, माँ की मौत के बाद मैं टूट गया था। अपना दर्द भुलाने के लिए मैंने प्रकृति का साथ पकड़ा और घाटी के गाँव के आसपास जंगलों में बिताने लगा। मुझे लगा कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, इसलिए मैंने जल जंगल के लिए काम शुरू किया। कमाल की बात है, अद्भुत उदाहरण है उखलाकांडा ब्लॉक के नई गांव, जिला नैनीताल के चंदन सिंह नयाल जी, जिन्होंने मुझे एक पेपर की कटिंग भी भेजी है। ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार बिहार में दशरथ मांझी जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक पूरा पहाड़ काट के अपने गाँव से निकटतम सरकारी अस्पताल के लिए रास्ता बनाया, कुछ वैसा ही भगीरथ प्रयास चंदन सिंह नयाल जी कर रहे हैं। इन्हें इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि 20 बरस के उत्तराखंड की बात करते हुए त्रासदियां ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। भ्रष्टाचार, भूख, बेरोजगारी, हमारे जल जंगल ज़मीन की समस्याएं, जंगलों में आग लगना, पर्यावरण का नष्ट होना, ये सब 20 बरस की हमारी उपलब्धियां कह सकते हैं रही हैं। अभी पिछले दिनों ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जो आपने देखा जोशीमठ में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया, ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर से बांध टूटा, बांध से अब तक लगभग 55 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 150 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। इससे पहले 2013 की केदारनाथ आपदा हमारे सामने है। ये हमें संकेत क्या दे रहा है? ये संकेत दे रहा है कि प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हम अपने विनाश का रास्ता तैयार करने का सामान बना रहे हैं।
ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसे आप कह सकते हैं कि प्रकृति पहले दिन से इस प्रोजेक्ट को लेकर नाराज थी। ये प्रोजेक्ट अपने जन्म के समय से ही अभिशप्त हो गया था। इसके पहले मालिक थे श्री राकेश मेहरा, जिन्होंने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 13.2 मेगावाट का लगाया था सरकार की परमिशन से। राकेश मेहरा मेरे निजी मित्र थे, पंजाब के रहने वाले एक बड़े सफल उद्योगपति और बड़े मिलनसार व्यक्ति। मेरी बहुत करीबी मित्रता थी। मुझे बताते हुए आपको दुख हो रहा है कि जिस दिन ये पावर प्रोजेक्ट लॉन्च होना था, यानी कि टरबाइन्स का बटन दबना था, मुझे साल याद नहीं, राकेश मेहरा जी जोशीमठ में थे, अपने इसी प्रोजेक्ट के कैंपस में टहल रहे थे। ऊपर से एक पत्थर लुढ़क कर आया और राकेश भाई उसमें दब के मर गए। मुझे याद है, मैंने तब के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को इस दुर्घटना की जानकारी दी थी और उन्होंने तत्काल राकेश मेहरा जी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर भेजा और उनको मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन वो बच नहीं सके। ये ट्रेजेडीज़ हमें बता रही हैं कि हम किस प्रकार अपनी देवभूमि को दानव भूमि में बदलने का काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए बड़ा मार्ग बन रहा है, मगर हो क्या रहा है? पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ा जा रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। नतीजा यह है, वो रोड कब अच्छी बनेगी, ऑल वेदर रोड कब बनेगी ये नहीं जानते, लेकिन जो रोड बनती है उसमें मलबा आ जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं और जो यात्रीगण हैं या स्थानीय निवासी है वहाँ घंटों फंसे रहते हैं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी को ले लीजिए। एक दौर था जब बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा करना व्यक्ति के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। जम्मू कश्मीर में देवी माँ के मंदिर में जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। बद्रीनाथ जी या केदारनाथ जी के लिए आप लोएस्ट पॉइंट से जब ऊपर चढ़ते हैं तो 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 14 किलोमीटर पैदल वही चलेगा जिसमें सही में आस्था हो। इसलिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी और बाबा जो केदार बाबा हैं वो नाराज़ नहीं थे, बल्कि भक्तों को उनकी भक्ति के लिए आशीर्वाद देते थे। हमने क्या किया? विकास के नाम पर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के दर्शनों को भी टूरिज़्म बना लिया। आप देहरादून पहुंचिए हवाई जहाज़ से, वहाँ से चॉपर लीजिए, 20 मिनट में बद्रीनाथ केदारनाथ जी पहुंचिए, शाम को वापस दिल्ली आ जाइए। उन हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट से पहाड़ को कितना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, इससे हमें कोई चिंता नहीं, हमारी सरकारों को चिंता नहीं। चिंता किसकी है कि रेवेन्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए। राज्य आंदोलन के दौरान हमारे जनकवि गिरदा एक गीत गाया करते थे। आप उस गीत को सुनिए, गिरदा को याद कीजिए। वो अपने गीत में कहते हैं कि आशा प्रकट करते हैं, निराशा के दौर में कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी। अनफॉर्चुनेटली आज 20 साल बाद तक परिस्थितियां बदली नहीं हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। फिलहाल गिरदा के गीत का मर्म समझिए, आज भी ये गीत कितना प्रासंगिक है। और मेरा आपसे अनुरोध है युवा पीढ़ी से कि आप लोग स्मार्टफोन वाली पीढ़ी हैं, जरा जाकर देखिए गिरदा ने इस राज्य के लिए कितना संघर्ष किया, इस राज्य की जन आंदोलनकारी ताकतों को कितनी मजबूती दी थी अपने गीतों से, अपनी आवाज़ से। गिरदा को गूगल में जाकर तलाशिएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। सुनिए गीत। जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में जदिन कठुली रात ब्याली पो फटला को कड़ालो जदिन कठुली रात ब्याली पो फटला को कड़ालो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में जदिन चोरनी फलाला के जोरनी चललो जदिन चोरनी फलाला के जोरनी चललो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में चाहे हम नी ले सकूं चाहे तुम नी ले सको चाहे हम
को मगर क्वेन क्वेत यालो उदिन यो दुनी में हो जाता एक दिन आलो उदिन यो दुनी में विदिन हमनी हुलो लेकिन हमले विदिने हुलो विदिन हमनी हुलो लेकिन हमले विदिने हुलो जेता एक दिन आलो जो दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन आलो जो दिन यो दुनी में जेता क्वेन क्वेत यालो वो दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन आलो जो दिन यो दुनी में जेता एक दिन आ। ये थे हमारे गिरदा। गिरदा का गीत जता वो दिन तो आएगा जिस दिन बड़ा और छोटा नहीं रह जाएगा, नन ठुलो निरोलो जदिन यो दुनी में। हम नहीं भी रहेंगे, तुम नहीं भी रहोगे, लेकिन कोई ना कोई जरूर आएगा जो ऐसा दिन लेकर आएगा। हमारी संस्कृति में भी, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब अन्याय चरम पर हो जाएगा तब स्वयं कृष्ण जन्म लेंगे, कल की अवतार होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कब वो दिन आएगा? उत्तराखंड के संदर्भ में कब वो राज्य को शक्ति पैदा होगी जो उत्तराखंड को उसकी वर्तमान त्रासदियों से मुक्ति दिला सकेगी। बहरहाल गिरदा का यह गीत कम से कम मन में ये विश्वास जगा पाता है, जगाने विश्वास को हमेशा मजबूती देता है कि यस, वन डे समबडी विल बी देयर, सम ऑर्गेनाइजेशन विल बी देयर, कोई शक्ति होगी जो अच्छा करेगी। तो आइए चलता हूँ आपको उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो कहानी बता रहा था, इतिहास बता रहा था, उसमें 1966 से 1978-69 तक का समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन को गति देने का सबसे जोरदार प्रयास इस दौरान हुआ। 1967 में दिल्ली से प्रारंभ किया गया प्रयास, जिसमें विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने योगदान दिया, एक बैठक की और फैसला किया कि पृथक पर्वतीय राज्य के लिए एक मजबूत संगठन बनाया जाए। इसकी परिणति हुई 24 और 25 जून 1967 को रामनगर में आयोजित, नैनीताल के रामनगर में आयोजित एक सम्मेलन से। सम्मेलन के मुख्य आयोजक लक्ष्मण सिंह अधिकारी थे। इस बार पर्वतीय राज्य की मांग को जोर शोर से रखते हुए सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहा कि पृथक पर्वतीय राज्य बनाने संबंधी संस्तुति को केंद्र सरकार के पास भेजें। रामनगर सम्मेलन में सर्वसम्मति से पृथक राज्य की मांग को सशक्त तरीके से चलाने हेतु पर्वतीय राज्य परिषद नाम के संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का तेजी से विस्तार हुआ। परिषद की अनेकों शाखाएं देश भर में फैल गईं। विशेष रूप से दिल्ली में इस परिषद ने अपना काम जोर शोर से करना शुरू किया। अखिल भारतीय जनसंघ से जुड़े ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी ने पार्टी लाइन से हटकर 1968 में दिल्ली में प्रवासी संगठनों को लेकर बोट हाउस क्लब में एक बड़ा प्रदर्शन किया और अलग पर्वतीय राज्य की मांग की। जसवंत सिंह बिष्ट, जो पूर्व विधायक रहे हैं रानीखेत क्षेत्र से, वे भी इसमें शामिल थे। इस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद लेकिन मामला ठप हो गया, खत्म हो गया। श्री सुंदरयाल पृथक राज्य के प्रखर नेता थे, पार्टी लाइन से अलग होकर काम करते थे, अलग उत्तराखंड के लिए, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से आंदोलन कमजोर पड़ा। उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग के साथ ही शिक्षा की बेहतरी के लिए विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी इस दौर में जोर पकड़ रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे श्री चंद्रभानु गुप्ता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहाड़ों की एक ढंग से मजाक बनाते हुए कहा कि उत्तराखंड के क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धनता बहुत है, विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, पहले निर्धनता कम करनी पड़ेगी। उनके इस बयान का भारी प्रतिरोध किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद के नेता दया कृष्ण पांडे ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमको निर्धन कहा जाता है, हम पर आरोप है कि हम सरकार के खजाने में कुछ भी जमा नहीं करते हैं, हम पर व्यंग किया जाता है कि हमें विश्वविद्यालय नहीं, पहले रोटी तो मिल जाए। आज थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम हैं उसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता ले रहे हैं। ये बेहद अपमानजनक है। उन्होंने कहा, हम उतने निर्धन नहीं जितना हमारे बारे में कहा जाता है। हम राजस्व के मामले में धनी हैं और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धनी हमारा क्षेत्र है। यदि हमको हमारे हवाले छोड़ दिया जाए तो हम वैज्ञानिक तरीकों से इस क्षेत्र का विकास करके उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा।
परंतु स्थितियां बदली। 1969 में श्री चंद्रभानु गुप्ता जो कानपुर से आते थे, कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उनको रानीखेत से चुनाव लड़ना पड़ा और तब तक विश्वविद्यालय की मांग उग्र रूप ले चुकी थी। तो श्री चंद्रभानु गुप्त ने विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। कर्मभूमि एक पत्रिका थी जिसके संपादक थे श्री धूलिया। उन्होंने जनवरी 1971 में कोटद्वार में एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन भी पृथक राज्य की मांग को लेकर किया गया एक बड़ा पर्वतीय सम्मेलन रहा। 1971 के संसदीय चुनाव में कुमाऊं मोर्चे नाम के एक संगठन ने पिथौरागढ़ अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र सिंह बिष्ट का और नैनीताल से केसी पंत का समर्थन करने का निश्चय लिया। ये बताता है कि क्षेत्रीय अस्मिता जागने लगी थी, सर उठाने लगी थी और क्षेत्रीय संगठनों के आह्वान पर वोट डाले जाने लगे थे। 1971 में राज्य आंदोलन में बड़ी तेजी आई। इस समय राजा मानवेंद्र शाह, विधायक इंद्रमणि बडोनी जी, सांसद नरेंद्र सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह अधिकारी जो विधायक भी थे आदि ने इसको तेज करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पर्वतीय परिषद का पुनर्गठन किया गया जो 1971 में कोटद्वार में श्री धूलिया ने, कर्मभूमि के संपादक जी ने जो आयोजन करा था, पर्वतीय सम्मेलन कराया था, उसके बाद एक बड़ा सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया 23 व 24 अक्टूबर को। 23 व 24 अक्टूबर 1971 में उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 2 प्रश्नों पर खुलकर बहस हुई। ये प्रश्न थे, उत्तराखंड राज्य बने तो क्यों बने और उत्तराखंड राज्य यदि बने तो कैसे बने। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप नेगी जी ने, जो संसद सदस्य भी थे, उन्होंने कहा कि हमने भी राजनीतिक आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए उत्तराखंडियों को एकजुट होकर अपनी जायज मांग रखने का समय सरकार के सामने आ गया है। 15 जनवरी 1972 को कुमाऊं मोर्चे की सहमति से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड पीसी जोशी ने उत्तरायणी मेले के अवसर पर बागेश्वर में पर्वतीय क्षेत्र के समर्थन में एक सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया। बागेश्वर रैली में एक प्रस्ताव पास किया गया, संकल्प लिया गया, जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने ब्रिटिश गुलामी के समय में कुल्ली बेगार के कलंक को मिटाकर आज़ादी के संघर्ष में अपना सक्रिय योगदान दिया, उसी प्रकार वह क्षेत्र के लिए स्वायत्त शासन प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। प्रस्ताव में मांग की गई कि तराई भाबर की जमीन को बचाया जाए, उसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए सुरक्षित किया जाए, उसको बेचने का अधिकार किसी को ना हो। यह जमीन भूतपूर्व सैनिकों एवं वर्तमान भारत पाक युद्ध में बलिदान किए हुए सैनिक परिवारों को दी जाए। इसी वर्ष भारत पर्वतीय राज्य परिषद के नेता कॉमरेड नारायण दत्त सुंदरयाल के नेतृत्व में पूरन सिंह डंगवाल जी समेत 21 लोगों ने बोट क्लब में गिरफ्तारी भी दी। आंदोलन आग पकड़ने लगा था, तेजी आने लगी थी। उत्तराखंड के जंगलों में जो लूट अंग्रेजी शासन के दौरान शुरू हुई थी, वह आज़ादी के 25 वर्षों में और अधिक बढ़ रही थी। परिणाम यह रहा कि जनता के अधिकार लगातार सिकुड़ते जा रहे थे। आज़ादी के बाद वनों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ और ना ही जंगल के बीच रहने वाली जनता को, आदिवासी जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं दी गई। प्लाईवुड फैक्ट्री सीतापुर, स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर, साइमन एंड कंपनी, इंडियन रेपन एंड टर्बाइन कंपनी, बरेली के बड़े बड़े धनपशुओं को, इजारेदारों को पहाड़ के जंगल लंबी अवधि के लिए उनके उद्योगों की पूर्ति के लिए दे दिए गए और सारा कच्चा माल पहाड़ के जंगलों से लेकर मैदानी इलाकों में जाना शुरू हो गया। फलस्वरूप उत्तराखंड की जनता में, पहाड़ी जनता में असंतोष बढ़ता गया। अप्रैल 1973 में पहली बार जंगलों के पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ और जन समूह ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, जहां से जंगलों की लूट को बचाने और जंगलों से जनता का हक जताने के लिए किया गया आंदोलन प्रसिद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसे प्राप्त हो गई। आप और हम सब इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की जनता पेड़ काटने वाले बड़े बड़े धन पशुओं के लोगों के सामने पेड़ों से लिपट के, चिपक के खड़ी हो गई। यदि पेड़ काटना होगा तो पहले हमें काटो। बहरहाल उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग को लेकर लगातार बढ़ता प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए पृथक पर्वतीय नियोजन
एक सेपरेट डिवीजन शुरू कर दी जो पहाड़ के विकास को देखे, जिसको जिम्मा दिया गया पहाड़ के विकास को देखे, जिसके आधार पर ही लखनऊ में पर्वतीय विकास विभाग तथा पर्वतीय विकास मंत्री पद तथा गढ़वाल कुमाऊं के मंडलों के विकास निगमों का, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का सृजन हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पहाड़ से थे, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी तब मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के मुख्यमंत्रित्व काल में योजना आयोग उत्तर प्रदेश ने पहाड़ों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के बराबर योजना राशि देनी स्वीकार की। इससे पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब वो इस अंचल के लिए, पहाड़ के अंचल के भ्रमण में आई थी, तो उन्होंने यहाँ के खोखले विकास को देखकर कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों का नियोजन और विकास अलग ढंग से होना चाहिए। उन्होंने हर 2 वर्ष में पर्वतीय विकास सम्मेलन आयोजित करने के साथ साथ पर्वतीय विकास सेल खोलने की घोषणा की केंद्र सरकार में। 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा के मुख्यमंत्रित्व काल में हिल कैडर के अंतर्गत 3rd एवं 4th, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को आरक्षण देने या प्राथमिकता देने की परंपरा शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कराया। 25 से 28 अप्रैल 1975 तक दिल्ली विज्ञान भवन में पहली बार एक बड़ी संगोष्ठी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व समापन योजना आयोग के उपाध्यक्ष परमेश्वरी नारायण हक्सर ने किया था। PN हक्सर जो इंदिरा जी के बहुत करीबी सरकारी अधिकारी थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे थे। इसमें अनेक प्रदेशों के नेताओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार से भी इसमें लोग आए। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश व हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के उपरांत हिमालय सेवा संघ के उपाध्यक्ष ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर अपना लेख पढ़ा। यहीं से सभा प्रारंभ हुई थी। इस लेख पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत परमार जी, कमलापति त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री ओम मेहता जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णचंद्र पंत समेत कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने विचार व्यक्त किए। अधिकांश लोगों ने कहा कि भारत के पर्वतीय प्रदेशों और क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी पिछड़े लोगों में गिने जाते हैं। इन्हें पिछड़े प्रदेश, पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े लोग कहकर समाज में चिन्हित किया जाता है, इनका मजाक बनाया जाता है। उनके प्रति इनके मन में यदि कोई विक्षोभ हो तो आश्चर्य की बात नहीं। विदेशी उपनिवेशवाद के नष्ट होने के बाद भी यदि आंतरिक उपनिवेशवाद बना रहे तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग उसको एहसास ना करें, यह संभव नहीं है। इतनी बड़ी बात इतने बड़े लोगों ने कही और आंदोलन ये समझ में आने लगा था दिल्ली की सत्ता को कि आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। मैं सोमवार को आपको इससे आगे के आंदोलन की यात्रा बताऊंगा कि किस प्रकार यकायकी उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय अस्मिता की भावना ने जोर पकड़ा और आंदोलनरत पहाड़ियों ने 1977 में पुलिस से गोली खाई। इतना बड़ा कांड हुआ जिसको बोट क्लब नैनीताल कांड के नाम से जाना जाता है। नैनीताल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक बोट क्लब इस कांड में जल के राख हो गया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे पहाड़ों के जंगलों की रक्षा के लिए, उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोलियां चलाईं और तब से जो क्षेत्रीय अस्मिता की भावना ने जोर पकड़ा और वो जाकर समाप्त हुआ 1977 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन से। इस पर प्रकाश डालूंगा अपने इस सीरीज के अगले भाग सोमवार शाम 4 बजे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है, गिरदा के बारे में जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा। गिरदा जो हमारे क्षेत्र के बड़े जन कवि रहे हैं, बड़े आंदोलनकारी कवि रहे हैं, उनके गीतों को सुनने का प्रयास करिएगा और ये जानने का प्रयास कीजिएगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इस राज्य को पाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, पुलिस की गोली खाई, मर गए। क्या उनके सपनों का उत्तराखंड आज 20 बरस की यात्रा में बन पाया है? इस पर भी जरूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।